हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 रसायन विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाले हैं जिनसे आपके बोर्ड में न्यूमेरिकल्स बनते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, उन्हीं सूत्रों को लिया गया है प्रत्येक चैप्टर से जिनसे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स अभी तक पूछे गए हैं। तो इनको तैयार कर लीजिएगा, इनसे न्यूमेरिकल्स जरूर लगा लीजिएगा क्योंकि पेपरों में कुछ टाइम ही बता है। तो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए और आपके एक दो सवाल जरूर आएंगे इनसे, तो इनको तैयार करना है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भाई को सपोर्ट कीजिएगा और इनसे एक एक जितने भी मैं सूत्र बता रहा हूँ उनसे न्यूमेरिकल्स जरूर लगा लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से बस आपके बोर्ड में न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, इन्हीं सूत्रों से आपके आ जाएंगे। वो आसानी भी होगी लगाने में। ठीक है, सब बताने वाले हैं आज की वीडियो में, बस पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं अध्याय 1 की यानी बिलियन से पहला न्यूमेरिकल्स बनते हैं जिससे सबसे ज़्यादा, वो है मोलरता। और मोलरता की डेफिनेशन क्या होती है आपने पढ़ा हो। यहाँ पर जब भी क्या होता है आपका आयतन, यानी किसमें, मिलीलीटर में। तो आपकी परिभाषा क्या होती है कि किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर बिलियन में, किसमें, प्रति लीटर बिलियन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। मोलों की संख्या क्या होती है आपकी, एन बराबर क्या होता है W/m, यानी जो विलेय या विलायक का भार हो जाता है और यहाँ पर इसका अणुभार अणुभार हो जाता है। तो यह परिभाषा क्या होगी कि किसी प्रति लीटर बिलियन में घुले विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम उसके लिए क्या, यानी n बराबर क्या होगा, यानी n क्या होगी, मोलों की संख्या और इसमें प्रति लीटर आयतन में जितने पदार्थ होंगे, तो n की जगह हम क्या लिखते हैं कि W/m और बटे, यानी सीधे सिंपल सी बात होगी n/, क्या हो जाएगा, यानी v आयतन। तो हमें n क्या होगा, अभी किस में है, लीटर में है। ठीक है, n किस में, लीटर में है। अगर हम इसे मिलीलीटर बनाते तो इसमें करेंगे हम 1000 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, 1000 कहाँ चले जाएंगे ऊपर, तो 1000/v और किस में हो जाएगा ये, मिलीलीटर में। और n बराबर हमने क्या पढ़ा, W/m। तो जो विलेय पदार्थ यानी विलेय के लिए हम लिख देंगे, मान लीजिए WB/mb। तो हमने n की जगह हम क्या लिख दिया, हमने WB/mb हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या होगा, n क्या हो जाएगा आपकी मोलों की संख्या, WB विलेय का भार और mb क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार और ये हो जाएगा आयतन। और जो m होता है वो निकालना पड़ता है। कैसे निकालना होता है, जैसे हमने बोला NaOH घुला हुआ है, कोई कम मात्रा में है वो क्या होगा आपका WB, जो कम मात्रा में, अधिक मात्रा में होगा वो आयतन। तो हमने बोला कि 25 ग्राम NaOH 200 मिलीलीटर जल में यह घुला हुआ है, तो जो मिलीलीटर होगा आपका भी हो जाएगा और 25 ग्राम यानी 25 आपका ही हो जाएगा। लेकिन हमें इसका अणुभार जो mb क्या होगा आपका, NaOH mb होगा। जैसे इसके अणुभार याद करना है, Na का कितना होता है 23, तो Na का अणुभार कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1। इन संख्या को जोड़कर आप इसका मान निकाल सकते हो, ये सब में होता है। ठीक है, क्लियर है। तो मोलरता कब, और मोलरता को कैपिटल M से लिखा जाता है। फिर आता है मोलरता, जिससे भी सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं। सेम कॉन्सेप्ट चाहिए, इसको भी हमने इसी तरीके से बनाया है कि अब इसमें केवल क्या होगा कि किस में घुला हो, किलोग्राम में। जिसमें मिलीलीटर में घुला, 1 लीटर प्रति लीटर बिलियन में घुले पदार्थ मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। इसमें क्या हो जाएगा आपका कि 100 ग्राम कह सकते हो या 1 किलोग्राम में घुलित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। इसको भी सेम हम क्या बनाएंगे, n/, जो आपका WA हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भार हो जाएगा किस पर, विलायक का भार, जो कितने में होगा, किलोग्राम में होगा। और किलोग्राम से किस में बनाया हमने, ग्राम में बनाया। तो क्या हो जाएगा, ग्राम में बनाने के 1000 से हमने भाग किया, तो 1000 कहाँ चले गए ऊपर, और n की जगह हमने क्या लिखा, WB/mb। इसके लिए आप mb इसको भी निकाल सकते हो। तो आप ध्यान से पढ़ोगे कि क्या बोल रहे हैं, कितने किलोग्राम में बोले तो मोलरता की मात्रा, और लीटर में बोले तो मोलरता निकालना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला है आपका प्रश्न 3, यानी x बराबर Na प्लस NB, यानी जहाँ पर x आपका होगा मोल प्रभाज। क्या होता है, मोल प्रभाज, यानी 1 बिलियन के किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक की कुल मोलों की संख्या, जितने भी एक कोई घटक मान लेते कि विलेय या विलायक का एक घटक है और उसके बिलियन में उपस्थित कुल घटक यानी Na और NB, यह मान लेते विलेय और विलायक की वो कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ये क्या कहलाता है आपका, मूल प्रभाज कहलाता है। मूल प्रभाज यानी यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर लिखा है मैंने Na क्या है, मान लीजिए विलायक का अणुभार है, तो यानी विलायक की मोलों की संख्या। तो यहाँ पर विलायक बिलियन में क्या होता है, विलेय विलायक दोनों से मिलकर बना होता है। तो ये विलायक का अणुभार बटे विलायक और विलेय की कुल मोलों की संख्या यानी n बिलियन, तो क्या कहलाता है, वो मूल प्रभाज कहलाता है। ठीक है, कोई घटक की मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। इतनी सी बात सब आप समझ लीजिए और आपको
निकाल सकते हैं। अगर इनकी जगह आपको लिखना है तो आप और बना सकते हैं। एन ए बराबर आपने क्या पढ़ा, एन बराबर आपने क्या पढ़ा, डब्ल्यू बटे क्या पढ़ा था अभी हाल, क्या और दिया डब्ल्यू बटे एम होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए अगर बनाओगे तो इसकी जगह आप लिख सकते हो कि डब्ल्यू ए बटे क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। और यहाँ पर भी सेम क्या होगा, डब्ल्यू ए बटे एम ए हो जाएगा, प्लस क्या होगा एन बी, तो यानी क्या होगा डब्ल्यू बी बटे एम बी हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको रखकर सवाल को हल कर सकते हो। अगर और अर्धन मात्रा दी हो, भार दिया हो, अणुभार दिया हो, तब आप लगाओगे, नहीं तो ये इसकी संख्या आप यहाँ पर लगा सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि एन बी विलेय के मूलों की संख्या हो जाएगी, एन ए विलायक के मूलों की संख्या, और एक्स क्या होगा आपका मूल प्रभाज। फिर देखिए आपने हेनरी का नियम पढ़ा होगा, तो हेनरी के नियम क्या है, यहाँ पर एम बराबर के पी, यहाँ एम क्या होगा घुली हुई गैस की मात्रा, और के समानुपातिक स्थिरांक, और साम्य जो आपका पी होगा वो साम्य गैस का दाब। यानी क्या होता है, सीधी बात, किसी पदार्थ में घुली हुई गैस, यानी गैस और दाब पर क्या करता है कि सिंपल बात कि गैसीय नियम पर लागू होता है, गैस पर लागू होता है, नहीं कि किसी इस नियम के अनुसार अगर किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है, गैस के दाब के समानुपाती होती है। कोई भी पदार्थ है, यानी जैसे एम में आपका क्या है घुली हुई गैस की मात्रा, यानी गैस के दाब के समानुपाती होता है, और समानुपाती स्थिरांक क्या हो जाएगा के, और यहाँ का गैस का साम्य स्थिरांक पर दाब हो जाएगा, साम्य पर दाब हो जाएगा। नियम याद है आपको, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, आपका हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगला देखिए, सबसे ज़्यादा बनेगा आपका प्रश्न सूत्र नंबर 5 है, पी बराबर पी जीरो ए एक्स ए प्लस पी ए पी बी एक्स बी, यानी पी क्या होगा विलयन का कुल दाब हो जाएगा, और यहाँ पर पी जीरो ए क्या होगा विलायक का आंशिक दाब होगा, और पी बी क्या होगा विलेय का आंशिक दाब हो जाएगा। ठीक है, विलेय का आंशिक दाब होगा। और आपको ये तो पता है कि x क्या होगा आपका विलेय और विलायक का मूल प्रभाज हो जाएगा। ठीक है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आपने राउल्ट का नियम तो पढ़ा होगा, राउल्ट के नियम के किस नियम के अनुसार किसी यानी दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक दाब उसके मूल प्रभाज आंशिक दाब मूल प्रभाज के क्या होता है गुणनफल के बराबर होता है। नहीं उनका योग, यानी कोई घटक विशेष की जितने भी आंशिक दाब मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है, किसके कुल वाष्प दाब के। ठीक है, ये आपका मूल प्रभाज क्या कहलाता है, राउल्ट का नियम कहलाता है। इसी प्रकार राउल्ट के नियम से एक और हो जाता है कि वाष्प दाब तथा अपेक्षिक अवनमन में संबंध के आधार पर भी, तो पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट बराबर एक्स, या एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो एन बटे एन और एन ए भी पढ़ा हमने कि कोई भी घटक विलेय के घटक की मूलों की संख्या और कुल मूलों की संख्या के अनुपात को क्या बोला जाता है मूल प्रभाज। तो ये मूल प्रभाज का लिखा है, ये मान लीजिए विलेय विलायक का घटक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसी प्रकार इसको आप चाहो तो अगर पलट कर एन ए एन बी की जगह हमने भी हल लिख के बताया था कि कैसे अपन इनको बना सकते हो, तो हल करने के बाद आपको एक ऐसा निकल कर आ जाएगा, आप इससे ही बना सकते हैं, यानी ये आपका हो जाएगा जो भी पढ़ा आपने। तो ये लगा लो, जो यहाँ पर आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन की गणना करने के लिए आए तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। फिर देखिए यहाँ पर देखिए अगला है, जी देखिए डेल्टा टी बी बराबर 1000 गुणे के बी गुणे डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी मान सकते हैं, विलेय का भार है और ये क्या होगा विलेय का अणुभार हो जाएगा। तो जब भी क्वथनांक में उन्नयन की गणना करने के लिए आए तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा टी बी क्या होगा क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा, और जो आपका के बी होगा मूलल उन्नयन स्थिरांक होगा, डब्ल्यू ए क्या होगा डब्ल्यू ए बी क्या होगा डब्ल्यू बी क्या होगा आपका विलेय की मात्रा, और कैपिटल डब्ल्यू ए अब इसे डब्ल्यू बी ए भी लिख सकते हो, तो विलायक की मात्रा हो जाएगी, डब्ल्यू ए विलेय की मात्रा है विलायक की मात्रा। जब क्वथनांक में उन्नयन की गणना करने के लिए यानी किसी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में अवाष्पशील विलेय को घुलने पर विलेय मतलब एक दूसरे के जो मूललता के समानुपाती हो जाता है वही हो जाता है आपका क्या कहलाता है आपका क्वथनांक उन्नयन कहलाता है, इसको समझ लेना। ठीक है, फिर अगला देखिए, अगर ऐसे आ जाए कि हिमांक में अवनमन, तो आप सेम टू सेम है, देखो यहाँ पर डेल्टा टी भी लिख रहे थे, यहाँ पर डेल्टा टी एफ हो जाएगा 1000 के एफ गुणे डब्ल्यू ए, तो कोई मान लो स्मॉल डब्ल्यू है कैपिटल डब्ल्यू है, ये क्या होगा आपका विलेय, ये पढ़ा आपने विलेय की मात्रा, और ये विलायक की मात्रा हो जाएगी, एम क्या होगा आपका अणुभार हो जाएगा, और मूलल अवनमन स्थिरांक हो जाएगा के एफ, और यहाँ पर क्या था मूलल उन्नयन स्थिरांक, और ये क्या होगा अवनमन स्थान। तो इनसे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं,
तो इनको भी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों सूत्र होंगे, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए, जो आपका प्रासरण दाब के आधार पर हो जाएगा, ठीक है। प्रासरण दाब यानी पी वी बराबर NRT प्रासरण दाब का समीकरण है, तो पी वी बराबर NRT। पी क्या होगा आपका प्रासरण दाब होगा, आर विलयन का स्थिरांक होगा, टी परमताप कह सकते हैं, भी आयतन किसमें लीटर में, और एन मोलों की संख्या हो जाएगी। और हमने पढ़े हैं कि एन बराबर डब्ल्यू बटे एम होता है, भार बटे अणुभार होता है, ठीक है। अगर एक और आ जाए कि P बराबर CRT, ये भी होता है कि C सांद्रण के लिए आ जाए तो आप लगाओगे, ठीक है। P दाब हो जाए, सांद्रण हो, तब इसके लिए आप फॉर्मूला लगा दोगे। अब देखिए चैप्टर 2 विद्युत रसायन। अगर वीडियो पसंद थोड़ी सी पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए C बराबर 1/R, यानी विद्युत चालकता के लिए आ जाए, विद्युत चालकता, और R क्या होगा आपका प्रतिरोध, यानी आपको प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका विद्युत चालकता हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। अगर आ जाए कि विशिष्ट प्रतिरोध के लिए आ जाए फॉर्मूला कि विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए, तो आपका होगी ρ बराबर R इंटू ए बटे एल। यहाँ पर ρ क्या होगा विशिष्ट प्रतिरोध, ए क्षेत्रफल और एल लंबाई। ए सबसे इम्पोर्टेंट होगा, इस फॉर्मूला को जरूर ध्यान लीजिएगा। जो आपका ρ है वो आपका क्या होगा विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। आप इसको जानते हो कि प्रतिरोध है, तो खुद ब खुद अगर जब आप न्यूमेरिकल हल करते हो तो आप उसमें देखो कि क्या क्या दे रहे हैं, निकालो तो अपने यहाँ फॉर्मूला निकल कर आ जाता है कि हमें कौन सा लगाना हो, अगर आपने सही तरीके से इन्हें पढ़ा हो तो। यहाँ पर देखिए अगला है मूलर चालकता के लिए एक और फॉर्मूला होता है कि मूलर चालकता के कप्पा, ऐसे बोलते हैं, कप्पा लिखा है छोटे स्मॉल ए होगा, छोटा सा ही, कप्पा इंटू 1000 बटे सी। सी क्या है विलयन की मूलर सांद्रता, और क्या होगा मूलर चालकता के लिए ये फॉर्मूला हो जाए। जब भी मूलर चालकता की गणना करना हो तब आप फॉर्मूला लगाओगे। फिर देखिए अगला देखोगे, अगला है देखिए यहाँ पर जो आपको मूलर चालकता के लिए EQ, तो यानी जो धनात्मक और ऋणात्मक मान होंगे तब आपके लिए मूलर चालकता लगाना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला फॉर्मूला देखिए ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। जब भी विद्युत भाग बल की गणना करने के लिए आए और धनात्मक और ऋणात्मक मान दे रहे हो, यानी एक सेल अभिक्रिया दे रहे हूँ, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। सेल अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला होता है, जब भी कोई सेल में अभिक्रिया हो रही हो और उसमें किसी विद्युत भाग बल की गणना करनी हो तो आप लगाओगे ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई क्या होगा आपका विद्युत भाग बल हो जाएगा। फिर अगला देखिए, जिसे नेरेस्ट समीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT बटे NF log 10, जो भी रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अगर आपने नेरेस्ट समीकरण पढ़ा हो तो किसके लिए हो जाता है, यानी या फिर रेडॉक्स विभव के लिए, सॉरी क्या होगा रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स विभव के लिए यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा ई नॉट, और OX क्या होगा ऑक्सीकृत रूप से सांद्रता, RED क्या होगा अपचयित अभिक्रिया, और F क्या होगा फैराडे नियतांक होता है, यानी 46 जिसका मान फिक्स होता है, F का मान 96,500 इसका मान फिक्स होता है। अब ये हो जाएगा नेरेस्ट समीकरण, जो इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा ये नेरेस्ट समीकरण के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो नेरेस्ट समीकरण सेम होता है, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होता है सिर्फ यहाँ पर सांद्रता में, सेम का सेम टू सेम है। तो इनको तैयार कर लीजिएगा। ये वैसे ही प्रश्न बन जाता है कि नेरेस्ट समीकरण होता क्या है, तो आगे कि इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण क्या कहलाते हैं, नेरेस्ट समीकरण कहलाते हैं। तो इनको ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर डैनियल सेल के लिए आ जाए नेरेस्ट समीकरण, तो आप लगाओगे ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 बटे 2 लॉग, जो भी अभिक्रिया में जिनकी अभिकारक उत्पाद हो उनकी मात्रा यहाँ पर आप रख देना। और ये गिब्ज ऊर्जा के लिए क्वेश्चन हो जाएगा, डेल्टा ये क्या कहलाता है गिब्ज ऊर्जा है, -N FE ये आपका हो जाएगा गिब्ज ऊर्जा के लिए, ठीक है। फिर देखिए आपका रासायनिक बल गति में केवल आपको 2 सूत्र याद करने हैं, केवल 2 सूत्र, और वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए अगर आप पहले दूसरे चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो इनको ध्यान जरूर रखना है, इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। गारंटी देता हूँ कि इनसे न्यूमेरिकल जरूर बनेंगे। तो क्या होगा के बराबर 2.0303 बटे टी log 10 ए बटे ए माइनस एक्स, यानी ए क्या होगी आपकी प्रारंभिक सांद्रता, ए माइनस एक्स होगी टी समय पश्चात इसका सांद्रण परिवर्तन, और के होगा आपका वेग स्थिरांक। जब भी वेग स्थिरांक गणना करने के लिए आए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हो जाता है, और अर्धायु काल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 0.693, और जहाँ पर के आपको पता है वेग स्थिरांक होता है, चाहे वो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हो चाहे प्रथम
कोटि की अभिक्रिया के लिए वो सेम हो जाएगा, अर्धायु काल ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।